देखो कल मैंने जो बताया था वो याद कर लेना। वैद्युतमन यानी लाइव वायर जो लाल रंग का होता है, किस रंग का? लाल रंग का आवरण। जो लाइव वायर यानी वैद्युतमन्य तार जो नहीं होता वो किस रंग का होता है? लाल रंग का। उदासीन तार मैंने बताया था काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का ना, उदासीन काले रंग का। और भू संपर्कन हरे रंग का, ग्रीन कलर का। ठीक, अब आपको देखिए अगला सेट जो है सेट नंबर 5 824 CN, सही है ना। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है उत्तल लेंस से। आपको मैंने बताया था अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों एक जैसा प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण में भी, ध्यान से सुनो बात, अवतल दर्पण में भी छठवां स्थिति इंपॉर्टेंट होता है। उत्तल लेंस में भी छठवां स्थिति क्या होता है? अभी से जानते रहोगे तो ठीक रहेगा। अगले साल कक्षा 9 वाले जो सोचते हो कि 9 वालों को 10 वालों को पढ़ा रहे, 9 वालों को कुछ नहीं किया, ये सब जानते रहोगे। जब अगले साल पढ़ाएंगे ना तो आपके दिमाग में हिट करेगा कि यही यही आया था ना। तो जैसे देखो यही अंतिम वाला प्रश्न पूछा भी है लड़के। अब उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस में सारे प्रतिबिंब याद करो। अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब, अगर मैं अवतल दर्पण का चित्र बनाऊं तो देखो है 10 वाले को तो क्लियर होगा, 9 वालों को थोड़ा दिक्कत होगा इसमें। तो देख लो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धंसा हुआ। तो देखो अनंत पे रख सकते हो, वक्रता केंद्र पे रख सकते हो, फोकस पे रख सकते हो और पोल पर रख सकते हो। अब देखो ध्यान से सुनना, कितनी स्थितियां हैं? 6। एक अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये बन गया फोकस। ये क्या है? फोकस है ना, यहाँ फोकस है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के ये फोकस है। ठीक, अब फोकस यहाँ लिख दो ऐसे फोकस। अब अगर हम रखेंगे वक्रता केंद्र पे तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ध्यान से देख लो कैसे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब हम रखेंगे कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो अनंत और फोकस के बीच बनेगा। ठीक, अनंत और फोकस के बीच बनेगा। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाओ, ये बराबर है ना, दिख रहा है बराबर। ये वाला छोटा होगा ना, और छोटा कर दो। ये देखो एक जैसा है कि नहीं? जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। जब यहाँ फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा ना, बड़ा बनेगा। और जब रखेंगे कहाँ? फोकस और पोल के, तो यहाँ बनेगा। दर्पण में उस तरफ बनने वाला प्रतिबिंब है, दर्पण में इस तरफ बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। और दर्पण के इस तरफ बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। वास्तविक। ये देखो ये कौन सा दर्पण है? मैंने बता दिया अवतल है ना। अब देखो इतना इसलिए मुझे बताना पड़ा क्योंकि 9 वाले भी हैं, तो डायरेक्ट मैं बताता। अब आप अवतल दर्पण की कितनी स्थितियां बनती हैं? 6। मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति है, अभी से मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति 6वां है। ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाएगा, अगले साल खूब पूछा जाएगा। इस साल तो पूछा ही गया है। 2026 के पेपर मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है आना, एकदम फिक्स है। इससे फिक्स, चाहे जहां से दे लेकिन देगा जरूर। चाहे किरण आरेख खींचने को कहे और चाहे इसका कहेगा कि बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब। ध्यान से सुनो क्या प्रश्न पूछता है। अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा और वस्तु से कब होता है? जब कहाँ रखा जाता है? फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी। इस तरफ बना है तो आभासी, इस तरफ बनेगा तो आभासी, और उस तरफ बनेगा तो। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। कितना? 6 प्रतिबिंब में केवल एक ही आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। और बाकी सब के सब देखो मुंडी किधर है? नीचे। जब अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा। जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब भी छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बराबर बनेगा। और जब इस पे रखेंगे फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से। ये देखो वस्तु इतना बड़ा था, वस्तु से बड़ा बन गया। और जब हम रखेंगे फोकस पर तो अनंत पे बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा। और जब रख देंगे कहाँ? फोकस और पोल के बीच
तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। अभी तक दर्पण के सामने बन रहा था, अभी तक दर्पण की कहाँ बन रहा था, इस बार दर्पण की कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ये इसीलिए हाँ और बड़ा बनेगा, इसीलिए पूछता है क्योंकि 5 स्थितियों में उल्टा 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 बना। एक ही स्थिति कैसा बनता है, ये एकदम बिल्कुल सेम अवतल दर्पण इज इक्वल टू उत्तल लेंस। अवतल दर्पण जो होता है वो किसके बराबर होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तब आप कहेंगे सर जी इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि ये दर्पण जो होता है इसमें परावर्तन होता है। दर्पण में क्या होता है, परावर्तन माने टकराएगा, टकरा की किरण लौट आएगी, तो उसे कहते हैं परावर्तन। और अगर हेल के चला जाए इस पार से उस पार, तब जैसे पानी में कूदा रहे और तू देखा कितना नीचे का साफ पानी रहे या सिक्का गिर जाए तो देखोगे तो इसका मतलब अपवर्तन है। क्यों, क्योंकि पानी की बूंदे किसका काम करती हैं, लेंस का, लेंस का। और लेंस में हमेशा क्या होता है, अपवर्तन, और दर्पण में हमेशा क्या होगा, परावर्तन। क्लियर बात है। अब देखो ये उत्तल लेंस है तो लेंस की कंडीशन ये देखो उत्तल लेंस बन गया। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में क्या बनता है, उत्तल लेंस में भी कितनी स्थिति बनेगी, 6। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों एक जैसे होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि लेंस में इस तरफ बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, और दर्पण में किस तरफ बना हुआ, दर्पण में इधर बना प्रतिबिंब वास्तविक, दर्पण में इधर बना प्रतिबिंब वास्तविक, और लेंस में इस तरफ। अब इस तरफ हो जाएगा कैसा प्रतिबिंब, आभासी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी लेंस में अगर इसी तरफ बन गया तो समझ जाना आभासी है, और इस तरफ बना तो समझ जाना वास्तविक। लेकिन दर्पण में उल्टा है, दर्पण और लेंस एक दूसरे क्या हैं, उल्टे। यानी अवतल दर्पण उत्तल लेंस, और अवतल लेंस उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। जैसे उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब बनता है, ऐसे ही उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब, तो ऐसे अवतल लेंस में भी केवल कितनी स्थिति, 2। इसमें बताओ क्या स्थिति है, तो इसमें भी कितनी स्थिति, 6 स्थिति बनती है। लेकिन जो स्थिति पूछा है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, और नहीं तो फिर आप अब आएगा दोबारा किरण आरेख बनाने को, मैं 6 स्थितियां बना दूंगा, बता दूंगा कहाँ बनेगा। देखो क्या दिया है, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ रखी है। देखो फोकस, ये प्रथम फोकस है, इसे F1 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 2F2, 2F1, और इसे कहते हैं क्या, इन्फिनिटी, अनंत ना। और यहाँ क्या होता है भैया, इस तरफ होता है F2, यहाँ क्या हो जाता है 2F2, और यहाँ अनंत, यहाँ क्या, अनंत। और ये होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक, यहाँ होता है जैसे जो देखो ये है ना पोल, तो यहाँ पोल न कह के बल्कि ध्रुव न कह के बल्कि प्रकाशिक केंद्र कहते हैं ना। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाएं, उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब देखो कह रहा है कहाँ रखा गया, जानते हो, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। इसका मतलब यहाँ रखा गया है ना, तो ये जो प्रतिबिंब है देखो, ये किरण, ये कहाँ, ये कैसा किरण बनाता है, ये कैसा है जानते हो, ये देखो टकराएगा, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। तो देखिए अब ये फोकस से होकर जाएगा, ठीक, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे क्या होती है, निकल जाती हैं। अब जब निकलेगी तो ये एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं, बल्कि इसके बीच क्या होता जाएगा, दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो ये आगे न मिल करके बल्कि एक दूसरे को कहाँ जाके मिलेगा, पीछे मिलेगा। ये देखो यहाँ, और यही बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये दोनों देखो एक दूसरे को जहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे नहीं बल्कि मिलते हुए प्रतीत होंगे। तो इसीलिए देखो उसमें दर्पण में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, 6वां कंडीशन, इसका भी कौन सा इंपॉर्टेंट कंडीशन, 6वां कंडीशन। तो देखो ये कैसा बना, ये ऐसे है, सीधा है, इस तरफ बना तो कैसा होगा, आभासी हो जाएगा। पहली बात तो हो जाएगा कैसा, आभासी हो जाएगा। इसमें 5 स्थिति में वास्तविक बनेगा, और इसी तरफ बनेगा, इसे बनेगा उल्टा 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 उल्टा, इस तरफ बनेगा, 5 स्थिति में उल्टा बनेगा, 6वीं स्थिति यहाँ बनेगा, और ये पीछे बन जाएगा। और कैसा बन जाएगा, आभासी। कैसा है देखो, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, बड़ा है, वस्तु से आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। उल्टा बना है सीधा, बस सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी, बड़ा और सीधा। और बाकी जितने भी बनेंगे ना, चाहे या अनंत पे रखो, या 2F1 और F1 के बीच रखो,
ना। जैसे यहाँ देखो, या अनंत पे रखोगे तो F2 बनेगा, अनंत और 2F1 के बीच रखोगे तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा, ऐसे घसकता जाएगा इधर ना। जैसे देखो अनंत पे रखोगे फोकस पे बनेगा, अनंत और 2F1 के बीच रखोगे F2 और 2F2 के बीच बनेगा। जैसे एक 2 यहाँ बन जाएगा ना, बना दे क्या, देखो जैसे ये है, ये सही है ना, ये कौन है, अनंत है। यहाँ क्या हो जाएगा 2F1, यहाँ क्या हो जाएगा F1, यहाँ F2, यहाँ 2F2, और यहाँ भैया अनंत पे रख दिए, कहाँ बन जाएगा F2 बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ रखेंगे, यहाँ बन जाएगा ना, क्या बनेगा, छोटा। यहाँ रखेंगे, कैसा बनेगा, बराबर बन जाएगा। क्लियर बात है, जितना बड़ा इधर बना उतना ही बड़ा यहाँ बन जाएगा। और जब रखेंगे किस पे, ये इसके बीच, तो बन जाएगा इसके और इसके बीच, उल्टा बन जाएगा। और जब रखेंगे F1 पे तो कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। और अब स्थिति बची नहीं उधर बनने का, अब अनंत से पार तो जाओगे नहीं, तो बचा ये वाली स्थिति, छठवीं स्थिति। और यही वाला स्थिति बार बार क्या करता है, पूछता है। अब वहां बनने का कोई चांस नहीं है, पिछवाड़े बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक, तो इसीलिए बार बार पूछता है ये वाला कंडीशन। ठीक है ना, याद रखना। हाँ ठीक, तो दूसरे पहले प्रश्न को करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा क्योंकि ये लेंस है। अभी तक जितना सेट मैंने किया उसमें सब दर्पण था, पहली बार लेंस मिला, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ा बताने में। अगर ये दर्पण रहा होता तो तुरंत मैं बता देता, देखो यही स्थिति है, ये बन गया ना। अब आप बताओगे उत्तर, जब अनंत पे और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा हो तो ऐसी स्थिति में क्षण का प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा बताओ जरा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व बड़ा। तो कौन सा विकल्प सही है, बी वाला। कौन सा, बस आभासी है, पीछे इस तरफ बन रहा है, माने क्या आभासी, इससे बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, आभासी हो गया, बड़ा हो गया। और सीधा है, उल्टा है, ऊपर की तरफ मुंडी रहे तो सीधा, नीचे की तरफ मुंडी हो तो कहा मुंडी पलट गई तो उल्टा हो जाएगा, मुंडी ऊपर बात सीधा, बात यही है। ठीक, दूसरा लेटा रहा था, लेटे हुए गधा बीच में रहता, ये राई। चलो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। अवतल दर्पण का फोकस दिया है बराबर दिया है 10 सेमी ना, फोकस दिया है कितना, 10 सेमी। अवतल दर्पण है, फोकस दिया है 10 सेमी, तो आपसे पूछा है 10 सेमी है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या R बराबर, हाँ F बराबर क्या होता है, F बराबर 2R, R बटे 2, F बराबर R बटे R पूछा है, क्या पूछा है, R पूछा है। रखो F की जगह कितना, 10 बराबर R बटे 10 गुना कितना, तो R बराबर हो जाएगा 20। अरे माइनस तो जानते ही हो त्रिज्या, ये आ जाएगा 20। ठीक, उत्तर कौन सा सही है, ए सही है। तो दूसरे वाले में तो छोटा रहा। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक प्रिज्म के, देखो एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, तो विचलन कोण बताइए। विचलन कोण आप जानते हो किसे कहते हैं, कोई प्रिज्म कैसा होता है, ये प्रिज्म है, जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश गुजरेगा ना तो ऐसी स्थिति में ये जाना चाहिए ऐसे, ऐसे न जा करके बल्कि थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, और विचलित होके फिर एक बार और विचलित होगा ना, तो ये 2 बार विचलित हुआ। तो यहाँ से जो जाने वाला था इसके बीच बने कोण को हम विचलन कोण डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं ना, हाँ डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, डेल्टा डी सही है। ठीक, 4 नंबर, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, लेम्डा दिया है, डेल्टा दिया है। तारों का टिमटिमाना की घटना का कारण है, तारे क्यों टिमा, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हो, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो देखो वायुमंडलीय अपवर्तन की कुछ घटनाएं मैंने बताया था, जैसे तारों का टिमटिमाना,
सूर्योदय और सूर्यास्त के सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक। ध्यान से सुनो, सूर्य का लाल दिखाई पड़ा। अच्छा आप देखो, सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है, तभी से आप देखेंगे तो आसमान इस तरफ लाल दिखता है, और जब डूब जाता है सूर्य, इसके बाद भी आसमान कैसा दिखता है, जिधर डूब रहे होते हैं उधर देखो लाल लाल दिखता रहता है। तो यानी सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद, यानी सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक सूर्य वायुमंडल का क्या दिखाई पड़ना, लाल, क्षितिज का लाल दिखाई पड़ना, यानी जहां से निकलते हैं और जहां अस्त होते हैं वहां कैसा दिखाई पड़ता है, लाल। ये कौन सी घटना है, वायुमंडलीय अपवर्तन। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, ये भी किसकी घटना है, अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन की बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे परख नली का चमकना, परख नली का क्या होना, सिक्के का वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखना है, लेकिन ये वायुमंडलीय अपवर्तन है, ये केवल अपवर्तन है। और वायुमंडल यानी वातावरण में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल पार करके देखोगे तो इन घटनाओं को हम कहेंगे क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर है? हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्ट लिखेंगे कौन सा अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब आपसे कोई पूछेगा तो बता लोगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन की वजह से, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के नाम स्तंभ ए और बी में वाई में दिए गए हैं, आपको बताना है। देखो सीधा सीधा है वोल्ट मीटर, हाँ देखो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को आप ऐसे दिखाते हो, देखो ये चिन्ह है, ये किसको दिखाते हो, बैटरी को। बैटरी में है, बड़ा वाला जो हिस्सा है उसे प्लस कहते हैं, और जो छोटा वाला हिस्सा है इसे नहीं कहता। 10 वोल्ट का बैटरी जुड़ी बा, ये वोल्टेज का निशान है, ये वोल्टेज का क्या है, ये देखो वोल्टेज का, ऐसे करके दिखाते हो ना तो वोल्टेज है। एस सेल देखोगे ना, हाँ तो वही यार देखोगे तो ये कौन सा है, ये बैटरी है ना, बैटरी, यही वोल्टेज को ही कई वोल्ट का बैटरी भाग रहा, तो वही 10 वोल्ट का 5 वोल्ट का बैटरी नहीं रहती, अब तो वो होता है, इसमें प्लस और माइनस लिखा रहता। अरे हाँ सेल तो है ये है, लेकिन जो चिन्हवा दिया इसी हिसाब से करोगे ना। अब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को दिखाने के लिए देखो गुचुर मुचुर है, ये देखो प्रतिरोध का चिन्ह है, इसका प्रतिरोध का। अरे पहले देखा, प्रतिरोध मतलब ब्रेकर, प्रतिरोध मतलब, ध्यान से सुनो, प्रतिरोध मतलब ब्रेकर। अच्छा देखा है मन, ब्रेकर का तो देखा था, अगर पर साइकिल लेके चलत रहा यहाँ पहुंचे साइकिल तो का हो लगे, उछड़े पड़े, करंट मारे लगे तोहरे चक्का में, दर 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 उछड़े लगे, तो समझ जाना ये क्या है, ब्रेकर यानी प्रतिरोध। तो ये किसका निशान है, प्रतिरोध। ठीक, 5वां क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखो, हाँ विद्युत सेल, अच्छा ये सेल वाला निशान है। अच्छा 4 विकल्प दिया है क्या, ये दिया है, वोल्टेज है प्लस और माइनस। अगला बंद प्लग कुंजी, कुंजी बंद है, कुंजी कैसी बंद है, इसका चिन्ह ये हो जाएगा, ये सब चिन्ह देख लो, ये कुंजी बंद है, यानी अगर इसको बंद कर देंगे धारा आने जाने लगेगी, अगर ये हटा दे तब धारा नहीं, खुली कुंजी। ये अभी कैसी कुंजी है, खुली कुंजी, अब बंद कुंजी, कैसी कुंजी, बंद। ये है प्रतिरोध, ये है वोल्टेज, और देखो सेल कैसे रहता है, सेल विद्युत सेल जो होता है ये ऐसे लगा होता है, ये यहाँ प्लस और यहाँ क्या, ये प्लस और माइनस। हाँ अगर इसमें 2-3 लोग जोड़ दें तो बैटरी बन जाती है। जैसे आप लोग है बत्ती में सेल डालते हो और सेल से वो बन जाता है बैटरी। अगर 2 या 3 सेलों का संयोजन कर दिया जाए तो सेल नहीं कहलाता बल्कि क्या कहलाता, बैटरी कहलाता है। सेलों का संयोजन किस में परिवर्तित हो जाता है, बैटरी में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए? हाँ आगे ये चौथा के बाद 5वां था, समझो यार,
समझने का नहीं काम कर रहे हो गधा। 5 क्वेश्चन किससे था जानते हो? अभी एक और है। एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, आर बराबर दिया है, आर बराबर कई ओम? 2 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक तो आर बराबर 2 ओम। प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, दिया है एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार के लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है। देखो ये तार मान लो इसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसका प्रतिरोध कितना है? अभी इसका लंबाई मान लो L है, लंबाई L, हम लंबाई को क्या मान ले रहे हैं? तार का L है। और व्यास मान लो हम इसका क्या मान ले रहे हैं? D है। व्यास कितना है? D। अगर व्यास D है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? D/2। त्रिज्या हो जाएगा D/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछता है ये 2 नंबर में पूछना चाहिए, 1 नंबर में पूछा है। त्रिज्या हो जाएगा D/2। अब आपसे क्या पूछा है जानते हो? तो इसी पदार्थ की किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी। अब देखो पहले लंबाई जो है, अब ये वाली लंबाई इसी तक ना, इसका लंबाई 2L हो जा रहा है और व्यास आधा हो जा रहा है। तो व्यास हो जा रहा है कितना? अच्छा इसको हम ऐसे लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 4D कर दें, व्यास 4D कर दें, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2D। अब ये इसका व्यास 4D था तो इसका व्यास आधा इसका है, अगर ये 4 है तो इसका आधा कितना होगा? देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना। और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगा D। इसकी त्रिज्या केवल। अब आप बताओ जरा, अब आपसे पूछा क्या है? तब दूसरे तार का प्रतिरोध होगा। अच्छा मैंने एक चीज बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर बराबर रो L/A। रो L/A सही है। ए मतलब एरिया, ए मतलब तो पहले तार का प्रतिरोध दिया है कई ओम? 2 ओम। रो की जगह रखो, रो रहने दो। एल का वैल्यू दिया है Li ना। अब ए का वैल्यू एरिया πr², पाई का मतलब पाई, और आर का वैल्यू दिया है 2 दूना 4D², 4D। अब देखो 4 दूना 8, तो 2 बराबर 4 दूना 8, यहाँ 8 लिख दें कोई दिक्कत? 8 बराबर रो L/D²। L बटे क्या? सही है। अच्छा पाई भी बचा है, पाई सही है। अब इस तरफ देखो जरा, इसका प्रतिरोध निकालना है, रो R2 निकालना है, R1 दिया था ये, R2 निकालना है तो रो L/A। तो L का वैल्यू यहाँ कितना है? R2 निकालना है, R2 बराबर रो रहने दो, रो का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। रो बराबर कितना हो जाएगा? रो बराबर 8 पाई D/L सही है। रो रख दो, 8 पाई D² कितना सही है। और L की जगह यहाँ क्या है? 2L है, और अपान एरिया है। अब नीचे एरिया का मतलब πr², तो πD सही है। अरे पाई रहेगा, त्रिज्या R है, D से D क्या होगा? कट जाएगा, L से L। 8 दूना 16, 8 दूना R2 बराबर 16 पाई। R2 बराबर कितना? अच्छा ये बताओ कई गुना हो जा रहा है? हाँ पाई से पाई कट जाएगा, 8 दूना 16। कितना आए प्रतिरोध? 16 गुना हो जाए। ये पहले वाले का कितना? 16। पहले जितना, हाँ कितना? अरे इसका 2 था तो 2 8, हाँ देख लेना। तो पहले का उत्तर कितना हो जाएगा? मिला लो, क्या दिया? हाँ यार देख लो, 6वां D। 6वां कहाँ से? हाँ यहाँ प्रतिरोध को, हाँ R बराबर 4 कौन? यहाँ पर R बराबर 4। हाँ ये हाँ कौन R बराबर? यही 16। हाँ R बराबर 4 ना लिख ना सही है, सही किए हैं, घबराओ मत ना। उत्तर गलत दिया है तो हम क्या करें?
का है R। ना विकल्प में गलत दिया है, टिक ओ कर लेना, गूगल करना, देखना क्या आता है। प्रश्न को मैंने सब कुछ सही हल किया है, ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, एक बार मिलाना हो तो मिला लो। मिटा दें, मिटाए क्यों? देख लो, ये सेम क्वेश्चन कराया गया था यार, 16 सही है उत्तर। आगे देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रेरित विद्युत धारा, जैसे ही प्रेरित आता है तो मैंने बताया था कौन नियम लगे, दाहिना की बायां? तो फ्लेमिंग के किस हाथ का नियम? दायां। दाहिने हाथ का नियम तब लगाई थी जब हमसे बिजली पैदा करी थी, और जब पहले से बिजली रहा था तो बाएं हाथ का नियम। तब बताओ प्रेरित का बात करे बा, तब प्रेरित के लिए कौन सा हो जाएगा? दायां। तो दायां हाथ। कौन सा 7वां में कौन नियम लग जाएगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक चीज याद रखो, जब हमको प्रेरित का नाम लेगा, जब प्रेरित का नाम लेगा तो हम किस नियम का प्रयोग करेंगे? और अगर कहेगा धारावाही चालक, यानी पहले से धारा बह रही है, तो बायां। मैंने खूब डिटेल में इसको बताया था, वहाँ बाहर बैठा के पढ़ा रहे थे उस समय, और खूब डिटेल कहा था खूब पूछता है, याद रखना ना, जौन कह रही था ओके दिमाग में रखे रहा कर, खत्म पूछ लेता। चला देखा, CH3COOH का यूपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल, या इसी का नाम कहते हैं एस्टिक एसिड, सिरका, एस्टिक एसिड या सिरका। CH3COOH का नाम जौन तुझे सिरका खात ना, लड़कियां तुम लोग ज्यादा खाती हो खट्टा, सिरका जो ज्यादा खाता है इसका नाम है सिरका, ये है ना, इसके कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या नाम है? अगर एक IUPAC नाम पूछ लेना तो एथेनोइक अम्ल। क्या नाम बा? एथेनोइक अम्ल, ठीक, एक नाम हो जाता है एथेनोइक। आगे देखो, मत बोलो। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बांड के ए, डबल बांड के ई, ट्रिपल बांड के आई। एक सूत्र होता भैया CnH2n+2, 2n+ एन हवे। दूसरा वाला हो जाए CnH2n इन हवे। अगला CnH2n-। पहले क्या करे है? दुई जोड़ा है, फिर दुई छोड़ा है, फिर दुई घटाया है, दुई जोड़ा, दुई छोड़ा, दुई घटाया। पहले वाले में 2 जोड़ा गया है, दूसरे वाले में 2 छोड़ा गया है, तीसरे वाले में 2 घटाया गया है। 2 जोड़ो, 2 छोड़ो, 2 घटाओ, ये सूत्र है। 2 जोड़ो, 2 छोड़ो, 2 घटाओ ना। तो एन इन आइन, एन इन सिंगल बांड के एन, डबल बांड के इन, ट्रिपल बांड के आइन ना, एन इन और आइन ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अच्छा, तो इसे समझाना चाहिए मास्टराइन। अरे एक बार पढ़ा रहे थे, अब तब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था ना, जोड़ा तो इसमें जोड़ दे। गुरुजी मास्टर हैं, अगर वो मन ट्रिपल बांड लग गया तो मास्टर आइन लगा दे। मिटा दें, मिटाएं इसको। देख अच्छा, इसका है कर लिए गूगल। 16 ना, सही है ना? अरे वो दे देता है कभी कभी मिसप्रिंट। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। पीएच वैल्यू को मैंने कई बार बता दिया है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशिया हाइड्रोजेनी। इसके जो विद्वान थे उनका नाम था सोरेनसन। हाँ, इसके विद्वान का नाम था सोरेनसन। और देखो, 7 से कम होगा तो अम्ली, 7 से ज्यादा होगा तो, और 7 ही रहेगा तो उदासीन, 7 रहेगा तो उदासीन। तो बताओ कहाँ है? कहाँ है? तुम बताओ, 7 से कम रहेगा क्या कहलाएगा?
7 से ज्यादा और 7 रहेगा तो उदासीन। तुम लोग बोलो मत, इसको बोलने दो, यहाँ बात कर रही है भाई। ढिल्ला फेंके हैं। अब देखो है, उदासीन पूछा है जिसका मतलब उसका पीएच कितना होगा 7। देखो मैंने बता दिया, ये मान लो पीएच स्केल है, पीएच स्केल है, मान लो ये स्केल, पीएच स्केल अगर ऐसे है, ये मान लो बना दो, ये 7 है, ये कितना है 7, और यहाँ 14 तक रहता है, और यहाँ 0 रहता है, 0 से भी कम होता है। तो अगर ये 7 से कम हुआ, 7 से कम हुआ तो क्या होगा, अम्ल होगा, और 7 से ज्यादा हुआ क्षार होगा, और अगर 7 ही हुआ उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। ठीक, उदासीन। ये कौन सा था, उदासीन। ये 10वां क्वेश्चन था। 11 नंबर देखिए, 11 कह रहा है कि Na2CO3 10H2O प्रचलित है। अच्छा है, Na2, हाँ Na2CO3 10H2O। अच्छा एक चीज देखो, ये क्या है, ये क्या है H2O, जल है भाई, H2O यानी जल है भाई, और जल का उपयोग हम कपड़ा धोए बिना करी था, तो धोए वाला सोडा हो गया, धोने वाला सोडा। और एक चीज और है NaHCO3 सोडियम बाई Na2CO3 10H2, ये तो हो गया किसका, और NaH NaHCO3 ये हो गया खाने वाला। कौन सा सोडा, खाने वाला। एक चीज और पूछता है, CaO क्या है, ये बिना बुझा चूना। CaOH का क्या, बुझा हुआ चूना। Na2CO3 10H2O, अच्छा वो हो गया। K2SO4 Al2 SO4 का ट्राइड, ये फिटकरी है भाई, ये फिटकरी है। फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2 SO4 का ट्राइड 24H2। फिटकरी जो रक्त का थक्का बनाता है, क्या बनाता है, कहीं कट टूट जाता है तो लगाते हैं। CaOH का ट्वाइस, ये किसका सूत्र है, ये CO बुझा हुआ चूना, ये खाने वाला सोडा, खाने वाला, और ये धावल सोडा, ये है क्या। तो यही पूछा है Na2CO3 10H2O क्या है, तो आप बता देंगे धोने वाला सोडा, धावल सोडा, धावल सोडा, वही धावल। हाँ, धोने वाला सोडा या धावन सोडा। आगे देखो, धावल सोडा जो भी है देख लेना। संयोजन अवक्रिया, आपके यहाँ धोने वाला लिखा है। संयोजन अवक्रिया का उदाहरण है, संयोजन माने जुड़ना, कार्बन का वायु में जलना। हाँ देखो 12वां, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, ये देखो जुड़ गया, क्या कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जुड़ने को कहते हैं संयोजन। जुड़ने को क्या कहते हैं, ये कौन सी अवक्रिया है, संयोजन। ठीक, संयोजन अवक्रिया। देख रहे हो ना, कार्बन था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या किया आपने, जला दिया, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये देखो दोनों जुड़ गए, दोनों क्या हो गए, इसीलिए संयोजन, संयोग हो गया। मैं कहते हैं बड़ा संयोग से रिश्ता मिल गया बाबा, जुड़। निम्न में से क्षारीय धातु है, देखो खूब पूछता है, पोटेशियम कैसा धातु है, हाँ क्षारीय धातु कौन है, पोटेशियम। निम्न में से क्षारीय धातु कौन है, पोटेशियम। अब ये हो गया कौन, केमिस्ट्री का काम खत्म। अब अगला देखिए जो 14 नंबर है, भाग 3। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित, वृक्क यानी किडनी उत्सर्जन का काम करता है, सेम के आकार को होता है। तब वृक्क जो किडनी है वो किसका काम करता है, उत्सर्जन के वृक्क कहता है।
कई ठी ब्रिक होत है? हाँ, कौन वाला छोटा होता, कौन वाला बड़ा? कौन? दायां किडनी क्या होता है? बड़ा, और बायां वाला थोड़ा सा छोटा, क्योंकि वहाँ डायाफ्राम होता है। क्या होता है? और उसी के ऊपर, ब्रिक के ऊपर होता है अध ब्रिक, जो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन छोड़ता है, जिससे व्यक्ति को ना लड़ो या उड़ो, मारो भागो, उसी का नाम है। ठीक, एड्रीनलिन। बोल भी नहीं पा रही हो। 15 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। हम लोगों का जो दिमाग है किस किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए। हाँ। दूसरा, शरीर का संतुलन। हाँ, सेरिबेलम एक होता है ना, एक सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, और सेरिबेलम जो होता है, बेलम माने बैलेंस बनाना। तो जब दारू उरू पी लेता आदमी ना, तो सेरिबेलम गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा स्थिति में पैर रखा था, यहाँ जाता उधर डगमगात रहता है, तो सेरिबेलम गड़बड़ हुआ। तो सेरिबेलम क्या करता है? शरीर का बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? तो शराब पीने पर सेरिबेलम डैमेज हो जाता है। डैमेज कहने का सेंस कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से आदमी का बैलेंस ठीक से नदी नाला कहीं भी क्या होता है? गिर जाता है, उलट जाता है। शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए। हाँ, हृदय स्पंदन को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। ब्रेन अगर ये ऐच्छिक क्रिया होता ना, तो हाँ, तो आपकी इच्छा के अनुसार चलता, और आपको मरने के लिए ज्यादा फांसी उसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप रोक लेते तुरंत ही। और क्या होता, जैसे जैसे हृदय स्पंदन है और ये ऐच्छिक क्रिया रही होती, आपके ऊपर जब मन करता है हृदय धक चालू करे, आदेश देते तो तुरंत चालू होता अपना पंपिंग करना, और तुम कह देते रुको, तो रुक जाता, 5 मिनट रोक देता, खत्म हो जाता। 5 मिनट का 3 मिनट रोक दे ना, क्योंकि हृदय एक ऐसा अंग है जो 24 घंटा काम करता है। तुम सोए रहोगे तब भी काम करता रहेगा। ठीक, हाँ, बाजू दैया बहुत तेज तेज चलने लगा था, तो कुछ देख के डर जाते हो। ठीक, हाँ, हाँ, इनमें से सभी नहीं है, नहीं, इनमें से सभी। ठीक, आगे देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट 4 ATP 2 ATP में चेंज होता है। ठीक, पुंकेसर में होते हैं। पुंकेसर में क्या होते हैं? परागकोश और तंतु दोनों होता है। परागकोश भी होता है और तंतु भी होता है। पुंकेसर यानी फूल का नर वाला भाग, फूल का नर। आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा बढ़िया से? जो गुड़हल का फूल होता है, देवी जी का फूल हम लोग गांव में कहते हैं, उसमें पुंकेसर खूब अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और हाँ, पुंकेसर भी मिल जाएगा और परागकोश भी मिल जाएगा। ठीक, मेंडल ने अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? गिरजाघर। कहाँ से? गिरजाघर से ना, गिरजाघर से। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी किस पे किए थे अध्ययन? मटर पे। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइथम पटाई। ठीक, अब आगे मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधा, अगर शुद्ध लंबा कहे तो कैपिटल टी, और शुद्ध बौना कहे तो स्मॉल टी बौना, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। अगर शुद्ध बौना कहे तो स्मॉल टी, शुद्ध लंबा कहे तो शुद्ध लंबा, तो हो जाए कैपिटल टी। संकर लंबा, कैपिटल टी, हाँ, संकर हो जाए। अशुद्ध जेके का अशुद्ध लंबा या अशुद्ध बौना। ठीक, निम्न में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो सबसे ज्यादा मांसाहारी कौन होता है? हिरण, बाघ, मेढक, सांप। बाघ केवल मांस ही खाता है, इसलिए शीर्ष मांसाहारी। तो ये हो जाएगा कौन सा? 20वें का बाघ। 20वें का बाघ, बाघ कर दो। हाँ, अब देखो, ये तो हो गए 20 नंबर।
अब जो अगला क्वेश्चन है उसका नाम है वर्णनात्मक प्रश्न है। अब जो करोगे ये तो टिक करना था, ये आपको है लड़कियों का इसमें मदद हो जाता है और लड़कों को कोई मदद नहीं मिलता, नहीं मिलता। वर्णनात्मक प्रश्न सर जी और पीछे की दूसरी लड़की को मार देते हैं मरते नहीं तो बउराई के एक कहावत है ना, मूस मोटाए लोढ़ाई होए, हाथी घोड़ा थोरो हुए। नहीं जानते हैं? अगर मूस कभी मोटा होगा तो लोढ़ा ही नहीं दिखाए, वो हाथी घोड़ा ना हो जाए, कितना मोटाई जाए। ज्यादा मोटा है तो लोढ़ा जाना था ना। गांव में जो है सील के ऊपर लोढ़ा से चलाते हैं जिससे मसाला पीटते थे। अब तो आ गया क्या, मिक्सर। तो मिक्सर वाला चटनी उतना स्वादिष्ट नहीं आता जितना उससे आता था। तो वही कहावत है कि मूस, अगर मूस कोई मोटा होगा तो का होए, लोढ़ा ही होए, हाथी घोड़ा थोड़ा हुए। आया दे देखा तो दूजे ने लड़ा थे, ये बतावा नहीं चल के ठीक है। हाँ जे भी रहा वो नहीं बतावा। अब अगला देखो है, अब सुनो पहले क्वेश्चन का पहला नंबर, ध्यान से सुनना भैया। निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है, अब सुन लो आप लोग भी, मत बोलना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़े और दूर की वस्तु साफ नहीं। ध्यान से सुनना है, जब निकट की दृष्टि दोष जो है, कौन सा दृष्टि दोष है, निकट। अच्छा आप इसको पढ़ के बताओ कैसा लग रहा है, निकट दृष्टि लग रहा है। अच्छा इसको हाँ ऐसा लग रहा है जैसे निकट वाली वस्तु साफ नहीं कर रहा। निकट दृष्टि दोष यानी अवतर तो लगेगा ही, तुम अपना दिमाग लगा रहे हो बदतमीज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे निकट की वस्तु साफ न दिखे, इसका उल्टा ही है। निकट की वस्तु तो साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ, जो दृष्टि दोष होता है वही साफ दिखाई पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। या फिर ऐसे लिखना, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए उचित फोकस के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था कि मैं एक देख रहा था, जो आप कहते हो स्क्रॉल करते करते नहीं आता, दूर से देखा तो रवीना टंटन, पास आई तो क्या रानू मंडल। नहीं कहा था, दूर से देखने पे रवीना टंटन और पास आई तो रानू मंडल, उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि यानी दो है, दूर थी तो ऐसा लग रहा था जैसे रवीना टंटन हो, और जब टंडन है, अच्छा जो भी हीरोइन हो रवीना टंडन, और जब पास आई ना तो ऐसा कौन बन गया, रानू मंडल। यानी जब नजदीक आई तो एकदम साफ साफ पता चल गया ना कौन है। तो निकट दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। दूर से देखो तो रवीना टंडन, नजदीक आया तो रानू मंडल। हाँ अब समझ गए, अब कंफ्यूजन ना हो। दूर से देख ले, अगर क्यों दिखाता एकदम हीरोइनिक दैया और आए लगे तो ऐसा लगा था रानू मंडल ही समझ जाए कौन दृष्टि दोष रहा। हाँ निकट दृष्टि, ठीक तो लिख दोगे ना। अब निकट में देखो ऐसे कौन सा लेंस लगाओगे, अवतल लेंस। अरे आपको तो ऐसा दृष्टि दोष, देखो फिर मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की ही वस्तु साफ दिखाई पड़े परंतु दूर की वस्तु साफ न दिखाई पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं। अच्छा अब कोई पास आपके आएगा तो साफ दिखने लगेगा, अब ये दूर थी
कोई लड़की दूर थी तो रवीना टंडन लग रही थी, और जब आपके पास आ गई तो क्या लगने लगी? रानू मंडल। सही है, मैं ये देख रहा था ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि क्या गजब सोचने वाला जो है, गजब सोचा है। हाँ, एक से है कॉमेडियन। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। क्षमता देखो P बराबर -2 डायोप्टर ना। तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या है? लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसे निकालते हो? हाँ, P बराबर 1/P यह किस में रहता है? मीटर में। तो P बराबर हम 100 मीटर में दिया है, तो 1/F का मतलब कितना? P का वैल्यू कितना है? -2। तो यहाँ F का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/। अच्छा, किसका फोकस ऋणात्मक होता? अवतल लेंस का। किसका? इसका मतलब फोकस ऋणात्मक होता है, लिख देंगे ऋणात्मक फोकस है। फोकस कैसा है? फोकस ऋणात्मक है। फोकस ऋणात्मक है, याद रखना है, खूब पूछता है। फोकस ऋणात्मक है, इसका मतलब लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। अगर फोकस धनात्मक होता तब भैया उत्तल होता, क्योंकि उत्तल का जो मेन फोकस होता है इस तरफ होता है। और आप जानते हो, देखो ये उत्तल लेंस है, अभी मैंने बताया था। और ये देखो मुख्य अक्ष है। क्या है? अच्छा, मुख्य अक्ष में मूल बिंदु ये है, मान लो इसे खींच दो, तो मूल बिंदु के दाहिने तरफ मान कैसा होता है? धनात्मक। अरे भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपने पढ़ा था तो ये प्लस था, ये क्या था? ये y। अच्छा है कैसा? और ये अच्छा, बताओ अगर इसका फोकस इस तरफ है, ये उत्तल लेंस का, तो कैसा होगा? धनात्मक। और अवतल का फोकस ऐसे हो, ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? इसका फोकस होता है इस तरफ। अच्छा, ये मूल बिंदु की किधर है? बाएं तरफ की दाहिने। ये x अक्ष है, और ये भी, ये बताओ क्या होगा? प्लस। और ये क्या होगा? तो इस तरफ हो जाएगा। तो अवतल का फोकस ऋणात्मक और उत्तल का फोकस, तो बताओ इसका फोकस कैसा आया? इसका मतलब कैसा होगा? अवतल। और अगर धनात्मक आ जाता तब कौन सा लेंस? उत्तल का फोकस धनात्मक, अवतल का फोकस। क्लियर बात है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत काम आती है, समझ लो। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल, फिर आ गया वही 3 × 10 की पावर 8 है। V बराबर दिया है 3 × 10 की पावर कितना? 8 मीटर प्रति, ये दिया है। और हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक दिया कितना है? 2.42 ना। अब आप जानते हो, मैंने 3 सूत्र बताया था कि उठा हुआ, चमका हुआ, भगा हुआ। अगर सिक्का रहेगा तो कितना उठा हुआ प्रतीत होगा? चमका हुआ यानी कितना तेज चमकेगा, भगा हुआ यानी चाल, भगा हुआ यानी चाल। तो आप अपवर्तनांक बराबर जानते हो। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल ना, बटे प्रकाश की चाल बटे माध्यम, भी बटे सी। और ये क्या है? 3 गुणे प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश। निर्वात में उल्टा हो गया है ना, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की गधा। ये दिया अपवर्तनांक दिया है 2.42। निर्वात में दिया है 3 × 10 की पावर 8 और बटे माध्यम में, माध्यम हीरा है तो हीरे का, तो हीरो इधर भेज दो, हीरा तो इधर आ जाएगा 3 × 10 की पावर 8 हीरा, बस
और पढ़ना। अब भाग दे दो। एक 1.0 टिक टाक एकदम हावी बजी ना वही अच्छा भी आदरे लिख दा ना तो तुरंत आज का नर्स बना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाई। अवतल लेंस से कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2। तो दोनों को बनाना है। ये बन जाएगा एक अनंत फोकस के बीच। ये अनंत है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक को रखेंगे कहाँ भैया? अनंत पे रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा? अब ये देखो ऐसे जाएगा, प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगी, टकराएंगी, टकरा के ये क्या होगा? फैल जाएगा। ये आता हुआ प्रतीत होगा ना। कहाँ मिलेगा? फोकस पे, प्रथम फोकस पे। तो एक प्रतिबिंब यही बनेगा, इतनी चुप्पी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। अभी मैंने बताया लेंस के इस तरफ बना प्रतिबिंब आभासी, उस तरफ बना प्रतिबिंब वास्तविक। तो ये इसी तरफ बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और अगर मान लो इसके बीच हम कहीं रख दें दूसरा स्थिति, ये ना, अगर हम अनंत है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ रख दे कहीं, तो यहाँ से जाएगा प्रतिबिंब, इससे टकराएगा, टकरा के फैल जाएगा। और प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो सीधे मार्ग में लौट जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट देंगे? यहीं पे। तो यहीं बन जाएगा क्या ना? तो हाँ, पोल और फोकस के, ठीक, पोल और फोकस के ये दोनों स्थितियां बन जाएंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा क्वेश्चन मिटा दें, समझ में आया ना? दोनों स्थिति देख लो। ये जैसे अवतल में 2 उत्तल लेंस में 2 ही बनता था, एक अनंत पे रखते थे, एक अनंत, और वहां भी यही बनता था, दोनों स्थितियां। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो देखो ये उत्तल लेंस था, उत्तल दर्पण था। यहाँ से जाता था तो ये टकराता था, फेंक देता था, यहाँ जाके एक इधर बनता था ना, और एक यहाँ से भी लेगा ऐसे, आप यहाँ जाके मिला था, ऐसे भी बनाता, ऊपर से भी ऐसे बना के आपके यहाँ से भेजा है ऐसे ना। और दूसरी स्थिति ये होती थी, ये था तो यहाँ से गया था, ऐसे होके इधर से निकलता था, फिर प्रकाश यही वस्तु है, और फिर यहीं से होके जो वक्रता केंद्र से होकर जाती थी, सीधा निकल जाती थी ना, वक्रता केंद्र से होके ऐसे। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को यहीं काट देती थी, यहाँ बनता था 2 स्थितियां, ऐसे ही 2 स्थिति वहां बनेगी लेंस में। ठीक, ये उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, उत्तल दर्पण बराबर अवतल। लेकिन उत्तल दर्पण में देखो इस तरफ बन रहा है, क्योंकि इस तरफ आभासी होता है दर्पण में, और हाँ, और लेंस में इस तरफ आभासी होता है, तो लेंस में इस तरफ बन जाएगा। क्लियर है? याद रखोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये उसी को समझ में आएगा बढ़िया से, जो बढ़िया से पढ़ेगा, नहीं फिर ये से समझ में कम आता है। एक तो फिजिक्स और कोनो चीज रहता है तो मतलब थोड़ा सा इधर उधर बता भी लेता है। फिजिक्स थोड़ा सा 3 वोल्ट विभवांतर V बराबर दिया है, 3 वोल्ट, 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम है। 2 बिंदुओं, अब याद करो 2 बिंदुओं, विद्युत विभव कहते हैं किसे? देखो ध्यान से सुनो, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत किसी बिंदु तक ले आने में
किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। विद्युत विभव कहते थे, याद है? विभव किसे कहते थे? एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से। क्या लड़के क्यों परेशान करते हो यार उसको? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और देखो ध्यान से, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा V से। डेल्टा V बराबर W/Q, W/, और डेल्टा V को हम दिखाते हैं V2 माइनस क्या? V1 बराबर W बटे क्या? Q। अब दिया है, देखो आवेश भी दिया है, Q का वैल्यू दिया है, Q बराबर भी दिया है कई वोल्ट? 3 कूलाम। Q दिया है कितना? 3 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आगे, कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाता है? तो कार्य पूछा है W। अब देखो ये डायरेक्ट डेल भी दिया है ना, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दे दिया है, यानी डेल भी दे दिया है। क्या दे दिया है? डेल भी। डेल भी का वैल्यू दिया है कितना? 3। W पूछा है और Q दिया है 3 तिया 9 जूल। कार्य का मात्रक क्या? तो कितना कार्य होगा? 9 जूल। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैंने ये बताया था। अब आप कहाँ चलोगे? तू बहुत बोला था, टिपिर टिपिर कनपट्टी सीधा कर दे भाई। कौन? हाँ, अब एक और देख लो बस, नहीं तो कल ही करेंगे। 3 जना 3-4 के बचा रहे, कल करेंगे। नहीं तो कल कितना बनेगा? आप करो।